नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। गुर्जर प्रत्याहार की इससे पहले वाली क्लास आप देख चुके हो और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको आनंद आ रहा है पढ़ने का, और पढ़ने का जो असली मजा है वो आप ले रहे हो और यही मजा जगना चाहिए। मजे मजे में पढ़ाई होती है तो व्यवस्थित, इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मेरा काम यही है कि मैं आपको याद करवा दूं और एक एक टीचर की तरह नहीं, एक साथी की तरह याद करवाऊं, और वही कोशिश रहती है। आज अपन चलने वाले हैं साथियों पूरी तरह से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, ताकि आपका समय भी बचे और इसमें विद्यार्थी जान पाए कि उन्हें इसमें से याद क्या चीजें रखनी है, मतलब पढ़ना कैसे है। नोट्स बनाने का एक तरीके का पैटर्न भी यही है। यदि कोई नोट्स बनाना सीखना चाहता है तो आज की स्लाइड जितनी भी आएगी वो आपके सबसे काम की है, और इसमें से यही चीजें ये याद हो गई ना। आज की क्लास आपको जो मैं दूंगा इर्द गिर्द के सारे शब्द हटाकर आपको वो चीज समझाऊंगा भी, इसमें कंसेप्ट भी, तो ये चीजें याद हो गई तो समझ लो कि गुर्जर प्रत्याहार टॉपिक पे आपकी कमांड बहुत ही शानदार हो जाएगी। इसके पहले वाली क्लास और ये क्लास, ठीक है। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इतिहास है, चाहे इतिहासकार भी किसी किसी चीजों पर मतभेद होता है, अपन को उलझना नहीं है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगता है कि इन सर ने ये बता दिया, किसी सर ने वो बता दिया, या किसी बुक में ये है किसी में ये है। कंफ्यूजन वाला है, एक बार पढ़ लो और आगे बढ़ो, उसको लेकर मत बैठना कभी भी, नहीं तो वो आपको ले बैठेगा। इस चीज को गांठ बांधो। सफलता अगर प्राप्त करनी है तो ये चीज रखना, अपवाद होते हैं ना वो श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन अपवाद को साथ में लेकर नहीं चला जाता, छोड़ना चाहिए पीछे, ठीक है। पढ़ना चाहिए लेकिन फिर बाद में उसके ऊपर ही वही नहीं अटका जाता। तो ऐसी काफी चीजें आएगी जीके के अंदर जहां आपको मतभेद मिलेंगे कि ये इतिहासकार ने ऐसे कहा वो ऐसे कहा। उलझो मत, पढ़ लिया एक बार, हाँ प्रश्न आएगा, देखा जाएगा ऑप्शन किस हिसाब से आता है, देखा जाएगा। एक आध प्रश्न ऐसा आ जाएगा जो कंफ्यूजन वाला है, बाकी उसको लेकर मत बैठना, उसके पीछे दूसरा जीके खराब मत कर देना। ये मूल मंत्र आप मानना चाहो तो मानना, बाकी आप स्वतंत्र हो। मेरा कार्य है बताना, मानना या नहीं मानना उसके लिए आप स्वतंत्र हो। हर चीज के लिए मैं विद्यार्थियों को देखो सब चीजें बताता हूं, लेकिन निर्णय लेने के लिए वे स्वतंत्र है, ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। इससे पहले अपन ने जो है गुर्जर प्रत्याहार शुरू कर चुके हैं और मंडोर के गुर्जर प्रत्याहार अपन ने पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। अब इसमें पढ़ने जा रहे हैं, आप चाहे उज्जैन के कह दो, चाहे भीनमाल के कह दो, जालोर उज्जैन भीनमाल या कन्नौज के कह दो, ये है। और यहां से आज की क्लास जो है उसमें से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इससे पहले वाली से आप मान के चले कि 30% चांसेस रहते हैं, इससे पहले वाली क्लास थी उससे प्रश्न बनने के, और 70% चांसेस इस टॉपिक में से प्रश्न आता है तो आज की क्लास में से आएगा। इसीलिए नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आया हूं मैं, ताकि कोई चीज आपके रह न जाए पीछे। समझाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, आपके क्लियर हो जाएगा ये बात। जितना आप विश्वास करके क्लास देखते हो उतनी ही ज्यादा मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि विद्यार्थियों का विश्वास है और वह बना रहना चाहिए, ठीक है साथियों। शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और कि आप लोगों के लिए दो सरप्राइज है मेरे पास। एक सरप्राइज 2-3 दिन में दे दूंगा मैं, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो भी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स उनके लिए है, बहुत बढ़िया सरप्राइज है, अच्छा लगेगा उन्हें जानकर। और एक जो है अपन नए साल की पहली तारीख को बताएंगे और वो सभी के लिए है, और वो बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो इंतजार करें। अब कई लड़के अभी से विद्यार्थी पूछना शुरू कर देंगे खोद खोद के, सर क्या है हमें बता दो, अभी इंतजार नहीं होता। ये नहीं, इंतजार का जो मजा है वो मजा लीजिए और इंतजार करिए, फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जो है विद्यार्थी हित में और अच्छा है, ये बात आपको पता है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर करेंगे जो विद्यार्थी हित में करेंगे। चलिए, आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो जालोर कन्नौज और ये प्रतिहार है। इसमें आपको नाग भट्ट, वत्सराज, मिहिर भोज, महिपाल, ये चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़नी क्या याद करनी है, ठीक है। चलिए याद करने के पैटर्न पे ही चलते हैं। सबसे पहला जब शासक पढ़ते हो गुर्जर प्रत्याहार में तो इनकी उपाधियां, कौन से शासक की कौन सी उपाधियां हैं, ये जरूर आपको ध्यान में रखनी है और ये याद होनी ही चाहिए क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले देखो, नागभट्ट से इसकी शुरुआत मानी जाती है और नागभट्ट की जो उपाधियां हैं वो नागावलोक, नारायण और म्लेच्छों का नाशक इसे कहा गया है, ठीक है। म्लेच्छों का नाशक, नारायण और ये। अब ये जो नारायण है साथियों, ये नारायण और म्लेच्छों का शासक, ये दोनों उपाधियां जो मिली है वह ग्वालियर प्रशस्ति में मिली है। कहां मिली है? ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर अभिलेख, ठीक है। और ये ग्वालियर अभिलेख जो है ना, वो राजा भोज कह दो चाहे मिहिर भोज कह दो, उन्होंने इसको लिखवाया था, ठीक है। यहां से ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। याद कैसे रखनी है? नागभट्ट जो है ना से शुरू होता है, नाना नाना, नाना नाना, बस
याद ही क्या रखना है, अरे नाना नाना ही याद रखना है, और क्या है, किसी को हाँ हाँ कहना ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि नकारात्मकता से दूर रहे, लेकिन या तो नाना नाना कहना पड़ेगा, क्योंकि ये नकारात्मकता में सकारात्मकता है। नाना नाना कैसे, एक ना से नागभट्ट, ठीक है, एक ना से नागावलोक, एक ना से नारायण, और एक ना से नासक। किसका नासक, म्लेच्छों का नासक। बोलो याद हुई कि नहीं हुई, याद है, नाना 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 नाना, हंसते हंसते मतलब याद हो जाएगी। और जिस विश्वास से आप जुड़ते हो उसे हमेशा कायम रखूंगा मैं, मेरी कोशिश यही रहेगी, ठीक है। नाना नाना याद होगी बस। अब मेड़ता को राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाया है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। उज्जैन को राजधानी बनाया, उज्जैन में भी है ना, उज्जैन में भी अवंती, उज्जैन में भी अवंती, ठीक है। अवंती को राजधानी बनाया, यानी उज्जैन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। और भीनमाल को राजधानी बनाया, यानी जालोर की शाखा का भी संस्थापक हो गया ये, और उज्जैन की शाखा का भी संस्थापक हो गया। इन दोनों को राजधानी बनाया, और यहाँ का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। ये चीज है, बिल्कुल फालतू बात करेंगे नहीं अपन, जहां से प्रश्न आता है जैसे आता है उसी पैटर्न पे अपन चलेंगे, और आपको ये याद करने हैं, ठीक है। अब देखो अरबी आक्रांता जुनैद, जुनैद के नेतृत्व में अरबी जो थे उन्होंने हमला किया, और उसे नागभट्ट ने बिल्कुल अच्छी तरीके से छठी का दूध याद दिलाया था, यानी कि हरा दिया था। तो अरबी आक्रांता जुनैद पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि नागभट्ट ने हरा दिया था। तो इसमें आप कैसे याद रखें कि आज ना, आज ना, वहां नाना नाना था, फिर नाना नाना आज ना, नाना नाना आज ना, आज यानी कि अरबी, यहां से जुनैद, और हराया किसने, नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है। देखो ये इतनी ट्रिक मैं मुझे ये टॉपिक याद है, मैं इतनी ट्रिक, वैसे ये इसलिए है, आपको भी इसको रटना नहीं है, ट्रिक को रटना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ये सिर्फ समझने के लिए है। ये जब आपके सामने प्रश्न आते हैं तो ये जो चीजें मैं बताता हूं ना वो अपने आप पुटअप होगी, आपको इस पे विशेष जोर, इतने रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखकर समझ लेना है, और उसके बाद में ये जो फैक्ट है इनको पढ़ना है और इनको याद रखना है, ठीक है। और ये चीजें जो है साइड वाली, ये अपने आप ही आपके दिमाग में आती रहेगी कि सर ने ये बताया था, आज ना, आज या, यानी कि अरबी, जुनैद और नागभट्ट, ऐसे आपके काम निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जब अरबियों को इन्होंने हराया, किसने, नागभट्ट प्रथम ने अरबों को हराया, तो अरबों को हराया, ख्याति बढ़ी, ख्याति बढ़ी। यार किसी को पराजित करते तो शासक की ख्याति कैसे बढ़ती है, इसी से बढ़ती है कि ख्याति बढ़ी। अब ख्याति बढ़ी तो यहाँ पे राजा महाराजा जो होते हैं उनका ख्याति बढ़ती है। देखो अपा भी कोई बढ़िया काम करो तो जीमण विमण करा है, जीमण करते हैं, किसी को बुलाते हैं, ये चीजें, तो इनकी ख्याति बढ़ती, तो ये यज्ञ करते या कोई ऐसा काम करते। तो इसने क्या किया, हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया। ये किसने करवाया, नागभट्ट प्रथम ने करवाया। और इसमें इनवाइट किसको किया, दंती दुर्ग को किया। अब दंती दुर्ग आपको पता होना चाहिए, और नहीं है तो बता दूं, राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था, राष्ट्रकूट जो शासक थे, उनका ये संस्थापक था दंती दुर्ग, ठीक है। ये जो था आदि पुरुष था, इसने स्थापित किया था। तो दंती दुर्ग को इसने बुलवाया और हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया, क्योंकि दंती दुर्ग ने इसकी हेल्प की थी। अरबों को हराने में दंती दुर्ग ने मदद की थी, हेल्प की थी। तो हेल्प की, देखो इन मदद करे भी नहीं बुलाना जरूरी है, मदद करते हैं बुलाओ भी नहीं, पस रही है बढ़ जाए पदे हैं दो आपस में पोड़ी जाए तो मतलब क्या निकली, तो मदद की, बुलाना जरूरी है। बुलायो, हिरण्य महादान यज्ञ करायो, जिमण इमण करायो, भोज वोज करायो, यूं कर, और ए दोनों दोस्ती, तो ए मदद करी अरबाओं, ठीक है। किसने मदद की, दंती दुर्ग ने की। दंती दुर्ग कौन था, राष्ट्रकूट था, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखें। अब ये नागभट्ट के अंदर एक फैक्ट याद रखें, ये पावरफुल शासक था। आसपास के जो छोटे मोटे शासक थे ना, जैसे आपके चौहान है, परमार है, ये जो थे ये इनके सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार ये नागभट्ट के सामंत थे, ये सारे ऐसे शासक पढ़ते हैं ना, ये इनके सामंत थे, यानी कि ये कितना पावरफुल होगा, ये चीज आप इससे पता लगा सकते हो। तभी तो ऐसी ऐसी उपाधियां धारण की, नारायण और नागावलोक और ऐसी ऐसी उपाधियां धारण की है। तो ये, और मुझे यहां तक लगता है कि नागभट्ट में आपको प्रश्न, वैसे तो देखो पढ़ने की कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत है, अथाह है, जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये याद है आपको
तो आपको मतलब होगा कि यार मुझे गुर्जर प्रतिहार याद है। और कोई दूसरा आपने सवाल पूछ भी लेना कोई भाई बंधु, और आपको ये याद है ना, आप कमांड जरूर रखोगे उसको, मतलब उसने 3 प्रश्न पूछ लिए, मान लो 5 प्रश्न पूछ लिए, तो 4 के जवाब आप देने की क्षमता आप में विकसित हो जाएगी, यदि ध्यान से समझा है और याद रखें तो। ठीक है, ये नागभट्ट के अंदर पढ़ना है। अब इनके माँ बाप वगैरह के नाम आपको ध्यान नहीं रखने, क्योंकि पूछा नहीं जाता। यही अनावश्यक सामग्री होती है जिससे हमको बचकर चलना होता है। ठीक है, वो मान लो पूछ भी ले तो इतना की नहीं याद कर में नुकसान कोई भी नहीं है। इतो याद रहा कि नहीं, माँ बाप का नाम याद रहा कि तू दूसरा सिलेबस कवर नहीं है। ये चीजें थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी के अंदर आती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन वत्सराज। बहुत ही पावरफुल शासक था, और इसीलिए देखो प्रतिहार साम्राज्य का इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया है। अब देखो मैं कहो आपने कि अलग अलग किताबों वाला 2-3 किताबों वाला अलग चीज दे रखे, कोई नागवरदित्य ने भी बता दिया करे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि वत्सराज को ही प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक शासक कहा है। याद क्या रहा का गुरुजी, कोई दिक्कत ही कौन है, बस ये लिंकिंग व से व वास्तविक वत्सराज, और यही अंदर ही होता है सब कुछ, इसके अंदर ही, बस हमें वो दिखता नहीं है ना ये चीज। और यही चीज मैं दिखाता हूं। मैंने कहा है आपको कि जो शिक्षक है वो मतलब पढ़ाता नहीं है, वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं, बस आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपको रास्ता दिखाता कि ये रास्ता है भाई, चलना तो आप नहीं है, और जे भी नहीं चल सको तो बस तैयारी करना मतलब ही कौन है? रास्ता तो बता दियो, पूरी चीज बता दी कि आ यूं है, यूं परीक्षा एग्जामिनर यूं पूछेला, वो भी बता रहा, याद तो था नहीं करना है। ठीक है, प्रतिहार का, ठीक है, वास्तविक संस्थापक आ गया। उपाधियां जयवराह और रणहस्तिन। अब देखना आदिवराह नहीं है, जयवराह है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दे देना। आदिवराह में मिहिर बोझ आएगा आपने, और जयवराह में आपके वत्सराज आएगा। अब जयवराह जो उपाधि दी वो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था, कई जगह दुग्गिल मिलेगा, कई जगह दुग्गल मिलेगा, तो समस्या नहीं है, दुग्गल एक ही है, कोई समस्या नहीं है। इस दुग्गिल ने जो है इसको जयवराह की उपाधि दी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रणहस्तिन की उपाधि इसने धारण की। रणहस्तिन का मतलब क्या होता है? रण यानी क्या होता है? युद्ध। रण का मतलब क्या होता है? युद्ध, और हस्तिन यानी हाथी, तो युद्ध का हाथी। ठीक है, मैं था हकीकत कह रही हूं कि जिसने पेड कोर्स ले रखा है ना किसी भी शिक्षक का, देखो सभी शिक्षक एक तरह से पेड कोर्स भी है तो वो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, मैं कभी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता हूं और नहीं करूंगा कभी, लेकिन आपने पेड कोर्स लिया है उसके बावजूद भी आप ये क्लासेस जरूर देखना, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं फायदा ही पहुंचाएगी, इसका नुकसान आपको 1% भी नहीं होगा, ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसका कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होना है, तो जरूर देखें। मैं जबरदस्ती किसी से नहीं करता हूं कि मैं बुक लिखी है वही बुक लो, मेरी क्लासें ही देखो और किसी की मत देखो, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा, और जिस दिन मैं ऐसे कहने लग जाऊं तो समझ लेना कि उसके बाद से मैं यूट्यूब से जाने वाला हूं, ये समझ लेना। तो ये ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब जो चीज है अंदर जो है वही बाहर है, खुली किताब है, और उसे आप कभी भी मन चाहो जब पढ़ सकते हो। ठीक है, यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि रणहस्तिन की उपाधि वत्सराज की थी और जयवराह की इसकी थी, ये दुग्गल ने दी, और इसका मतलब होता है युद्ध का हाथी। अब इसने जो है इंद्रायुध को हराया। इंद्रायुध वैसे देखा जाए तो धर्मपाल के अधीन ही था ये। ठीक है, इसने इंद्रायुध को हराया है, और इसको याद ऐसे रखना है, ये वही याद रखना, वह यानी वत्सराज और ई यानी इंद्रायुध। क्यों याद रखना है इस तरीके से? डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, क्योंकि आगे चक्रायुध को हराने वाले हैं। ठीक है ना, नागवरदित्य जो आएगा वो चक्रायुध को हराने वाला है, फिर चक्रायुध और इंद्रायुध में आप कंफ्यूज होगे, तो इसलिए इसको वही नाम से याद रखना, वही लो है ना, ज्यादा कोई लपड़ाई करे ना मारवाड़ी भाषा में वही नहीं करनी, तो वही याद रख लेना, वही। ठीक है, मुझे पता है कि मारवाड़ी जो बोलते हैं उनको बड़ा मजा आता है कक्षा में, क्योंकि ये चीजें जल्दी से उनके दिमाग में चिपक जाती है जोंक की तरह, और जोंक तो देखो घातक होता है, लेकिन ये बढ़िया चीज है, तो ये चिपकती है तो अच्छा रहता है। तो इंद्रायुध को हराया, फिर बाद में धर्मपाल को भी हराया इसने, पाल शासक था ये। ठीक है ना, अब इसकी जो है, मैं जब ये टॉपिक शायद फर्स्ट ग्रेड में आपके आएगा शासकों का इनका, जब मैं बताऊंगा गोद देवी का नाम, और ऐसे ट्रिक है पूरी, और एक ट्रिक की याद, और जैसे जैसे शासक निकले उनके अंदर 2-3 फैक्ट याद की और टॉपिक क्लियर, कोई बेजामारी नहीं, सीधी। इतिहास पे ये ऐसा ही है, देखो कमांड बना नहीं रहा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कारनामा करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो ये चीजें हैं, और ये चीजें मतलब आपको मैं याद करवा के छोड़ूंगा।
तो ये है उद्योतन सूरी। ये प्रश्न तो यहां तक कि हमारे कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के अंदर आया था फर्स्ट पेपर में, उद्योतन सूरी किसके दरबार में था। कई जना गलत ठोकर आया, क्यों याद नहीं करियो। और बी टाइम पर कंफ्यूजन है, वत्सराज समय हो के नागवट समय हो, मीरभोज समय हो के किन समय। उद्योतन सूरी और ये अपने जिनसेन सूरी दोनों ही वत्सराज के समय थे। और कुवलय माला की रचना की उद्योतन सूरी ने लगभग क्या फिक्स है 778 ईस्वी में, और ये 783 के अंदर। हरिवंश पुराण की इन्होंने जिनसेन सूरी ने 783 के अंदर की, और उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की अपने 778 के अंदर। आपने रोक दो यार, कोई इतना लगातार बोलने में आता है ना, सांस फूल जाती है। उद्योतन सूरी ने कुवलय माला और जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की, और ये दोनों ही वत्सराज के दरबार में थे। ये चीज वत्सराज के समय इन्होंने रचना की। ये गांठ बांध के याद कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहले कई बार पूछे जा चुके हैं, यहां तक कि अभी जो कॉलेज लेक्चरर एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, पहले तो इस चीज को समझना सीधे ही। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिराष्ट्र संघर्ष भी कहते हैं। यह संघर्ष किस लिए हुआ, यह हुआ कन्नौज के लिए। किस लिए हुआ, कन्नौज पर अधिकार के लिए हुआ। अब कन्नौज पर अधिकार क्यों करना चाहते थे, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण यह है साथियों कि कन्नौज मतलब देखो, उस समय गुप्त चले गए थे, गुप्त वंश का समाप्ति हो गई थी, और गुप्तोत्तर काल भी लगभग पूरा हो चुका था। उसके बाद में क्या हुआ, देखो गुप्त वंश और हर्षवर्धन वाला वो टाइम पीरियड निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो गुप्त और ये आपके मौर्य और गुप्त वगैरह ये थे ना, तब तक तो एक जो राज्य था पाटलिपुत्र, उसका बहुत ज्यादा महत्व था। क्यों, मगध और उसके आसपास ये पाटलिपुत्र और ये सब आसपास, मतलब वो एक पावरफुल था बीच के अंदर, उसका महत्व बहुत ज्यादा था। जैसे ये टाइम पीरियड निकला उसका महत्व कम हो गया, वो मतलब तहस नहस हो गया, उसका महत्व हो गया कम। तो उसका महत्व कम होने से ये जो कन्नौज था ये गंगा और यमुना के बीच में था। गंगा और यमुना के बीच होने से इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो हर कोई यहां आबाद होना चाहता था। देखो ऐसी जो चीज होती है जो उपजाऊ है, नदियां है, सब कुछ है, संपन्नता है पूरी तरीके से, वहां पे जो है अधिकार हर राजा करना चाहता है। तो यहां पे अधिकार करने सभी चाहते थे। तो इस वजह से क्या, इसका महत्व बहुत बढ़ गया। इस पर अधिकार करने के लिए 3 राष्ट्र, इसीलिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। लगभग कई किताबों में 100 वर्ष बताते हैं, कई में 150, कई में 200। ये कुल मिलाकर बहुत लंबा संघर्ष चला, कई पीढ़ियों तक चला है। तो पीढ़ियों तक चला है। अब देखो इनमें संघर्ष कैसे हुआ मैं आपको बताऊं। यहां बोर्ड पे जगह खाली नहीं बची, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। यहां पे देखो, एक तो थे आपके गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। एक यहां मैं लेता हूं राष्ट्रकूट, थोड़ा नीचे की तरफ लेता हूं इसे, ठीक है, राष्ट्रकूट थे। और यहां पे लेता हूं मैं पाल। इन तीनों के बीच में संघर्ष हुआ, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ठीक है। ये धर्मपाल, देवपाल वगैरह ये पाल वंश के थे। ये अपने ध्रुव आएगा इसके अंदर, ये ध्रुव आएगा इसके अंदर, ये ध्रुव तो इसमें आ गया, देखो ध्रुव है। और ये दंती दुर्ग है, ये भी राष्ट्रकूट का था, है ना। तो ये पुलकेशिन द्वितीय जो आप पढ़ते हैं वो भी राष्ट्रकूट वंश का था। ये यहां से, ये ऐसी शक्ति थी राष्ट्रकूट जिसने दक्षिण से उत्तर की ओर आकर और आक्रमण करके, और ये ऐसी पहली शक्ति थी जिसने उत्तर की ओर आकर और वहां पे साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, राष्ट्रकूट, ठीक है। पावरफुल थे ये भी। गुर्जर प्रतिहार ये थे अपन जो पढ़ रहे हैं वही, और पाल बंगाल के थे, पाल वंश। तो इन सब का जो मेन था वो कन्नौज पर अधिकार करना था, और इसी कारण इन तीनों के बीच में एक लंबा संघर्ष चला, ठीक है। अब इसमें अंततः जीत, बहुत लंबा संघर्ष चला, अंततः जीत गुर्जर प्रतिहार की हुई थी। इस चीज को आप ध्यान रखें, आपके लिए यहां पर यही काम की चीज है, और बाकी कोई नहीं है। बाकी इसमें किसने किसको हराया, किसने क्या किया, ये चीजें आती। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव तो था ना, ध्रुव बहुत पावरफुल था, और ध्रुव ने जो है इसको वत्सराज को हराया था। और इस चीज का अपन को ध्यान में रखना है थोड़ा सा, कि किस राष्ट्रकूट शासक ने हराया था वत्सराज को, ध्रुव ने हराया था वत्सराज को, ये ध्यान रखना। और इसने, वत्सराज ने किसे हराया था, तो इंद्रायुध और धर्मपाल को इसने हराया था। ये चीजें हैं आपको वत्सराज के अंदर, यही ध्यान रखनी है, सारी चीजें ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। और नागभट्ट प्रथम के अंदर आपको ये चीजें याद करनी है, याद कर लेना। और इनकी उपाधियां बहुत अच्छी तरीके से याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये चीजें हैं, अब आपको जरूरत है स्क्रीनशॉट लेने की और इसे व्यवस्थित, जैसे देखो ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है,
इसको मतलब ये चीज जो है ना, ये आपके एग्जाम के पास में इतनी काम आने वाली है कि आप मुझे याद करोगे। और इसके बाद आपको एक जो चीज, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जब वन लाइनर जब लॉन्च होगी, मैं आज ही कह देता हूं, जो भी क्लास देख रहे विद्यार्थी जो वन लाइनर लेने की मतलब क्षमता नहीं रखते होंगे, हालांकि बिल्कुल ही कम प्राइस, मेरा इरादा कमाई करने का नहीं है, एक ऐसी चीज विद्यार्थियों तक पहुंचाने की है जिसे वो पढ़े और उन्हें लगे कि हमें इसी चीज की जरूरत थी सर। और वो चीज जब आएगी ना, ये गाइड वन लाइनर नहीं है। कई विद्यार्थी सोचते हैं गाइड वन लाइनर, गाइड ये है कि आपके सारी चीजें समझने के लिए, कंसेप्ट वगैरह, ये भी टू द पॉइंट है, इसमें भी हमने मेहनत की है, ये भी टू द पॉइंट है, सारी चीजें। वो चीज अपना महत्व अलग रखती है, ये चीज अपना महत्व अलग रखती है। और वो क्या चीज है, अभी देखो मैं यदि एक दो पेज उसके अभी डाल दूं टेलीग्राम पर, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप मुझे पूरी लिखने ही नहीं दोगे। आप मुझे पहले ही कह दोगे सर ये अभी डाल दो आप पूरी पूरी। वह चीज है, और इसका इंतजार तो आपको अभी काफी करना है। इसका इंतजार तो अभी तो एक 1.5 महीना, कम से कम 1.5-2 महीने करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं जल्दबाजी करूंगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं करूंगा। मुझे किसी से कंपटीशन करना ही नहीं है कि मैं अब किसी से कंपटीशन करूं। ये मैं विद्यार्थियों के लिए वह चीज देना चाहता हूं जो विद्यार्थियों को, जिसकी चाहत है, जिसकी डिमांड है, और विद्यार्थी चाहते हैं कि वह चीज हमारे पास में होनी चाहिए, वो ब्रह्मास्त्र है एक तरह से, इतने में समझ जाओ। और ये चीज कह दूं, जो विद्यार्थी उसे लेने की क्षमता नहीं रखता होगा, ये गौरव सिंह घाणेराव बैठा है और उसको उससे पढ़ने से वंचित मैं नहीं रहने दूंगा, ये बात भी कह दूं। लेकिन ईमानदारी से, जो वास्तव में क्षमता नहीं रखता होगा उसी को, ऐसा नहीं है सब देखो इतनी, मतलब ये भी सेवा ही है एक तरह की, तो वो भी एक तरह की सेवा ही है, इतनी ही मतलब रखने के इरादा रहेगा हमारा, तो वो उस मामले में आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपको जो चीज मिलेगी ना, तब आपको लगेगा कि वास्तव में सर जो कह रहे थे वो सिर्फ बातें नहीं थी, सर की रातों की नींद की मेहनत है ये। बस इतना काफी है, आप स्क्रीनशॉट लो और अपन बढ़ते हैं फिर आगे। फटाफट लो, देखा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं साथियों। वत्सराज और नागभट्ट प्रथम पढ़ लिया अपन ने, अब पढ़ते हैं अपन नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय जैसे ही शासक पढ़ते हैं ना, कभी भी इतिहास पढ़ते हो तो शासक जब पढ़ते हो उसकी उपाधियां व्यवस्थित रूप से अलग से लिख देना, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं खूब ज्यादा रहती है और वो सभी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके जो उपाधियां हैं उसमें ये देखो, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर जी, वत्सराज, ये अलग अलग नहीं है, ये एक उपाधि है पूरी पूरी। अरे भाई रे, इतनी लंबी उपाधि राखी। हाँ, इतनी लंबी उपाधि है तो यानी इन महत्व भी है ना। ये परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर जी, वत्सराज, ये रखने वाला पहला शासक जो गुर्जर प्रतिहार का वो ये था। और ये जो उपाधि है ना, ये मिलती है आपके बुचकला प्रशस्ति में। बुचकला प्रशस्ति में एक और उल्लेख मिलता है इसमें, बुचकला प्रशस्ति के अंदर इसने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था वली प्रबंध। वली प्रबंध, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, इसने मुसलमानों यानी तुर्कों को पराजित किया, क्योंकि उस समय देखो आक्रमण करते थे तो इसने पराजित किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पराजित करना ही पड़ता, नहीं करता तो ये खुद पराजित हो जाता। तो यहां ध्यान रख लेना, मुसलमानों यानी तुर्कों को पराजित किया। चलो एक फैक्ट और देता हूं मैं यहाँ पे, ये जो चीज मिलती है ना कि इसने मुसलमानों इनको पराजित किया, ये आपके मिलती है खुमान रासों में। खुमान रासो, और खुमान रासो किसने लिखी आपको पता होना चाहिए, और नहीं है तो पता रख लेना कि दलपत विजय ने लिखी। दलपत विजय, खुद नाम से ध्यान रखा था मैंने, ऐसे इसको जोड़ दिया था खुद। तो खुमान रासो के अंदर ये चीज मिलती है। इसने चक्रायुद्ध, अभी आगे इंदिरा युद्ध बताया था, चक्रायुद्ध को पराजित किया। याद क्या रखा गुरुजी, नाच ले नाच ले नाच, वही एडो थोड़ी हो के गुरुजी यूं को नहीं है, वो खींच वे ले खींच मेरी फोटो, ले खींच मेरी फोटो, यूं है अपा यूं नाकदा नहीं है, अपा ले नाच ले नाच ले नाच। एडो भी ए डीजे वाले आजकल यार घणवा दे, और इनमें नाचन में आवे भी मजो, घणा ही मजा ले छोरा, ठीक है। धर्मपाल को पराजित किया इसने भी, वापस धर्मपाल पराजित हुआ। इसका उल्लेख मिलता है बड़ौदा ताम्रपत्र से, ठीक है, धर्मपाल वाला याद रख लेना सीधा ही। कन्नौज को राजधानी बनाया, मोस्ट इंपोर्टेंट, कन्नौज को राजधानी बनाने वाला शासक नागभट्ट द्वितीय है, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। और 833 के अंदर ये गंगा की समाधि ले ली, और ये चीज जो मिलती है आपके ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर, ठीक है।
ज्यादातर देखो ग्वालियर प्रशस्ति में बहुत सारी जानकारी मिली है। तो 833 में इसने गंगा समाधि ले ली, और ये भी सवाल बनता है कि गंगा समाधि किसने ली थी, तो इसने ली। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, ग से ग्वालियर, ठीक है, गंगा ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। नागभट्ट द्वितीय के अंदर इतनी चीजें याद है, गणु है, खूब है, ज्यादा मतलब ये इतनी तो मतलब जो मेन हिस्ट्री का एग्जाम दे रहा है फर्स्ट ग्रेड से उसे भी याद है ना, तो वो भी मैं समझता हूँ अच्छी कंडीशन के अंदर है, ठीक है ना। इतनी चीजें, यहां तक कि इसमें तो कॉलेज लेक्चर में बाहर नहीं गया था सवाल इसमें से, ठीक है। अब देखो, हाँ एक ये जो चीज मैं आपको बताना भूल गया वो ये है, ये ट्रिक है वैसे, कि ध्रुव ने जो उसे पराजित किया था ना, उसका उल्लेख किसके अंदर मिलता है, एक राधनपुर वाले शिलालेख के अंदर और एक वाणी डिंडोरी, ठीक है। तो राधनपुर ये उस ध्रुव वाले में, उसमें नोट कर लेना, इससे पहले वाली स्लाइड वाले में, और वणी डिंडोरी अभिलेख के अंदर ये चीजें मिली है कि ध्रुव ने जो है वत्सराज को पराजित किया था, ये चीज उसके अंदर नोट करना, ठीक है, ये अलग है। अब देखो, एक रामभद्र नाम का कमजोर शासक हुआ मिहिर भोज और नागभट्ट द्वितीय के बीच में। इसमें कुछ खास नहीं है, देखो कमजोर शासक है, इसका मतलब गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति जो है वो थोड़ी सी कम हुई थी इस समय, कमजोर शासक था। इसका समकालीन शासक बंगाल में देवपाल था, बाकी इसके अंदर कोई विशेष ध्यान रखना नहीं है, एक बीच में एक शासक था, एक कड़ी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अपने जो आएगा मेन शासक, मुख्य शासक आएगा मिहिर भोज, और मिहिर भोज, भोज भी नाम मिलता है कई जगह, एक बार मिहिर भोज आ गया फिर कई जगह भोज भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, यही है। अब मिहिर भोज ने जो उपाधियां धारण की उसमें आपके विनायक पाल, हेरंब पाल, आदिवराह, प्रभास, ये सारी उपाधियां इसने धारण की, किसने, मिहिर भोज ने। अब ये जो आदिवराह है फिर वापस ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति। ये प्रभास नाम की जो उपाधि है इसका उल्लेख मिलता है दौलतपुर शिलालेख के अंदर, दौलतपुर शिलालेख अभिलेख कह दो चाहे, ठीक है। आदिवराह ग्वालियर प्रशस्ति, प्रभास जो है आपके दौलतपुर शिलालेख के अंदर मिलता है, और ये सारी उपाधियां मिहिर भोज की थी, ठीक है, कहीं कोई शंका नहीं। प्रतिहारों की शक्ति का चरमोत्कर्ष, एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी शासक के अंदर यदि चरमोत्कर्ष शब्द पढ़ने को आता है, यानी कि उनकी शक्ति पूरी तरीके से चरम पे पहुंच गई है। चरम पे कब पहुंचेगी, यानी चरम पे पहुंची है तो उसके बाद में नीचे भी उतरेगी, क्योंकि वो लास्ट चरमोत्कर्ष है, ठीक है। उसके बाद में नीचे उतरना ही है, यदि नीचे नहीं उतरना होता और ऊपर चढ़ना होता तो वो चरमोत्कर्ष होता ही नहीं, वो तो बीच वाला स्टेप होता। तो ये इसका चरमोत्कर्ष है, यानी कि इसके बाद से जो है शक्ति इनकी कम हो जाएगी। इसके समय में सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी। तो श्रीमद आदिवराह नाम के सिक्के इसने जारी किए, क्योंकि अब देखो आदिवराह उपाधि धारण की है, तो श्रीमद आदिवराह नाम के सिक्के इसने जारी किए हैं। अरबों का शत्रु कहा है, ऐसे इस्लाम की दीवार कहा है। अब अरबों का शत्रु और इस्लाम की दीवार कौन कहेगा, कोई अरब यात्री कहेगा, बाकी कोई हिंदू यहां से इसके दरबारी होंगे वो तो कहने से रहे। तो अरबों का शत्रु जिसने कहा है उसका नाम है सुलेमान। सुलेमान कहो रहे कि अरबों को शत्रु है, ये तो इस्लाम की दीवार है, ये तो मतलब आने ही नहीं देता है, ये ऐसा है। और क्यों कहा, क्योंकि सुलेमान नाम का यात्री इसके समय यहाँ आया था। तो सुलेमान, ये बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सुलेमान किसके समय आया, अल मसूदी किसके समय आया, ये पूछा जाता है और बहुत समस्या रहती है। चलो आपकी समस्या मिटा देते हैं, अपना आ जाता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र तो नहीं कहा बाबा, कहा ट्रिकास्त्र। ट्रिकास्त्र ये है कि आप ऐसे याद रखें, दो यात्रियों का ही कंफ्यूजन होता है, एक तो सुलेमान और एक अल मसूदी, कि कौन सा किसके समय आया। अपने याद रखना है मिशुमल, मिशुमल, मल ऐसे याद रख लेना, या फिर मिशुमल ऐसे याद रख लेना। अब देखो मिशुमल का मतलब है मी यानी मिहिर भोज, ठीक है, लिखना पड़ी गई, मात्रा गलत लगी चल जाई, मिहिर भोज, और इसका मतलब सुलेमान है। ये म यानी महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, और ये अल यानी कि अल मसूदी, ठीक है ना। इसको व्यवस्थित रूप से लिख देना मिशुमल, जैसे मैं बताता हूं वैसे आपको लिखना पड़ेगा। मिशुमल किसकी ट्रिक है, मिहिर भोज सुलेमान, मिहिर भोज के समय सुलेमान आया, और महिपाल प्रथम की जगह महिपाल प्रथम के समय अल मसूदी आया। अभी महिपाल प्रथम जब आपको लिखवाऊंगा उसमें ये भी लिखवाऊंगा वैसे व्यवस्थित, जैसे ये सुलेमान आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। तो मिहिर भोज के समय सुलेमान और महिपाल प्रथम की समय अल मसूदी। बोलते बोलते नाम इतने आसपास तो तुतला जाती है जेब। तो महिपाल प्रथम के समय अल मसूदी आया और मिहिर भोज के समय सुलेमान आया है।
इस बात को विद्यार्थियों बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ये जो चीजें याद हो गई ना, तो बकैन इतिहास रो खिलो है, एक खिला बढ़ना होते, ठीक है। तो खिलो बढ़नो है तो पढ़नो पड़ेगा, और इन तरीके में पढ़नो है। ये है नोट्स मेकिंग पैटर्न। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। और हाँ चलिए, आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि कल जो सम्मान मिला है उसके लिए आप लोगों की इतनी सारी प्रतिक्रियाएं आई है, इतनी सारी प्रतिक्रियाएं आई है कि वास्तव में दिल गदगद हो गया कि वास्तव में बहुत सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई है। और शायद ये इसीलिए उन्होंने भी, जो चयन समिति थी, उन्होंने भी देखा होगा, बहुत वो स्टडी करते हैं, वो चीजें डायरेक्ट नहीं देते हैं, देखते हैं कि हाँ कैसे कैसे क्यों, बहुत सारी प्रविष्टियां आती है और उसमें से फिर जो है चुनिंदा लोगों को देते हैं। तो सौभाग्यशाली हूं मैं कि आप लोगों का प्यार स्नेह इतना बना हुआ है, और आप सभी को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद मेरी तरफ से प्रेषित करना चाहता हूं कि आप सभी ने जो दुआएं भेजी है, टेक्निकल टीम ने भी देखी, मैंने हर व्यक्ति का कमेंट देखा है आज, और मेरी कोशिश रहती है कि सभी की शंका का समाधान किया जाए, सभी के कमेंट पर नजर मारी जाए, जो भी जैसे विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया उसके अनुसार ही चला जाए, ये चीजें करने की कोशिश रहती है। तो बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद, और ऐसे ही स्नेह प्रेम बनाए रखना, और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो चैनल आते आते, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लो, फिर बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आज क्लास लंबी होगी लेकिन आज आपको ये पूरा ही करवा देता हूं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। क्लास के अंतिम स्लाइड पे आ गए हैं, और अंतिम में ज्यादा फैक्ट है नहीं, राजाओं के अंदर थोड़े थोड़े से फैक्ट है जो ध्यान में रखने हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह चीजें भी बता दूंगा आपको। महेंद्रपाल इनके बाद में एक राजा बना। महेंद्रपाल की देखो उपाधियां वैसे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगी, महेंद्रमुख, निर्भय राज, निर्भय जहां पे आ जाए तो ध्यान रख लेना कि महेंद्रपाल की है उपाधियां। तो महेंद्रमुख, निर्भय राज, निर्भय नरेश, रघुकुल मुकुटमणि, ये उपाधियां धारण की। हालांकि रघुकुल मुकुटमणि जो है महिपाल ने भी धारण की थी, लेकिन इसने भी धारण की। ऐसी कई उपाधियां हैं जो एक से ज्यादा राजाओं ने भी धारण की है, तो इसमें इतना वो आपके कंफ्यूज होना मत, ठीक है। अंतिम महान हिंदू शासक इसे कहा है, इसे अंतिम महान हिंदू शासक कहा है विशुद्धानंद पाठक जी ने, ठीक है। अंतिम महान हिंदू शासक का पाठ पढ़ाया, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। वीएन पाठक जी ने कहा है। इनके जो गुरु थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आया। राजशेखर किसके गुरु थे? राजशेखर जो है आपके महेंद्रपाल के गुरु थे। और राजशेखर के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इन्होंने काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, विद्याशाल भंजिका, प्रचंड पांडव, ऐसी कई रचनाएं जो है राजशेखर ने लिखी, बहुत सारी रचनाएं हैं। और ये सारी रचनाएं, इसमें से जो कपूर मंजरी है ना, इनकी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर इसकी रचना की थी। ये थोड़ी सी चीजें लिखना पड़ी गई। चलो आप पूरी बात तो आप लिख लेना, मैंने आपको बता दिया है। अवंती सुंदरी के कहने पर कपूर मंजरी की रचना इन्होंने की, किसने? राजशेखर ने की। बस इतना सा इसके अंदर आपको ध्यान रखना है महेंद्रपाल के समय। अब आते हैं अपन महिपाल पे। महिपाल में क्या है, देखो यहाँ पे भी विनायक पाल, इससे पहले पढ़ी है ना अपन ने, यहाँ पे भी विनायक पाल, हेरम्बपाल, आर्यव्रत का राजा। अच्छा, ये आर्यव्रत का राजा जो है, ये उपाधि राजशेखर ने दी है, ये उपाधि राजशेखर ने इसे दी है। कौन सी? आर्यव्रत का राजा किसने कहा? राजशेखर ने कहा। बाकी विनायक पाल, हेरम्पाल और ये भी उपाधियां इसने धारण की। इसके समय देखो, अभी आगे जो ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक थी? मिशुमल, मिशुमल लिख दूं, ठीक है, मल वाला आप ध्यान रखना। मिशुमल थी तो मिहिर बोज सुलेमान और महिपाल अल मसूदी आपको बोला था, तो अल मसूदी की यात्रा यानी कि अल मसूदी का आगमन किसके समय हुआ? इसके समय हुआ, ठीक है। ये सुधार कार्य किए इसने, और सुधार कार्य किए उसमें से एक इंपॉर्टेंट है कि इसने सेना को नकद वेतन देना शुरू किया था। वैसे ये चीजें जो है सल्तनत काल में पढ़ी जाती है, अपने अलाउद्दीन और ये पढ़ते हैं ना, उसमें ये चीजें तो आएगी, लेकिन आपके वो सल्तनत काल उसमें इतना है नहीं। लेकिन इसमें यहाँ पे पूछा जाए कि नकद वेतन देना किसने शुरू किया, सेना में सुधार करना, ये सब किसने काम किए? तो ये आपके किए हैं महिपाल प्रथम ने। अब देखो एक शासक आता है, इसके ऐसा नहीं है कि इनके बीच में शासक नहीं, इसके बीच में कमजोर शासक है जो पूछे नहीं जाते, इसलिए मैंने यहाँ से आपके स्किप किया ताकि फालतू ज्यादा डाइवर्ट हो भी नहीं आप। फिर राज्यपाल को पढ़ना है, राज्यपाल को सिर्फ इसलिए पढ़ना है, आपको पता राम जी मंदिर ध्यान रख लो, ठीक है। यानी राज्यपाल महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, ये ट्रिक है आपकी। राज्यपाल के समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, समय था ये लगभग 1018, ठीक है, लगभग 1018 का समय था। महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ राज्यपाल के समय, बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर त्रिलोचन पाल हुआ, त्रिलोचन पाल का ही करियो कि राज्य गंवा दियो,
ठीक है। त्रिलोचन पाल के समय गढ़वालों ने कन्नौज को छीन लिया और ये आपके था लगभग 1093 के आसपास, ठीक है। तो त्रिलोचन पाल को यहां से ये ध्यान रखना, गहड़वाल, ये भी गहड़वाल चंद्रदेव था, वो था जिसने इनसे छीन लिया ये शासक। फिर भी वो है कमजोर शासक हुए, इसके बाद भी अंतिम शासक यदि पूछा जाए, क्योंकि ये पूछा जाता है अंतिम शासक का सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है, वो है आपके यशपाल, यानी कि अंतिम, इसने थोड़ा सा यश प्राप्त किया और उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो गया। क्यों, गैड़वालों ने फिर देखो सत्ता जमा दी थी अपनी, फिर ये जो है अंतिम शासक आपके ये थोड़ा सा यशपाल रहा और इसके बाद में इनकी यश की समाप्ति हो गई, ऐसे ध्यान रख लेना। तो काफी सारे ट्रिक्स, काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिक्स है तो कंसेप्ट नहीं बताए, पूरा आपको अंदर से गुर्जर प्रतिहार, यूं आपको महसूस हुआ होगा कि हम गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य में ही घूमकर आए हैं। जब बाहुबली पिक्चर देखा जाने की तो आनंद आवे, जो पढ़ाई में मैं कोशिश करिए कि आपके आनंद आ जाए, पढ़ाई के अंदर आपको लगे कि हम ये इतिहास में जी रहे हैं, हम खुद जैसे राजा महाराजाओं के आसपास से देख रहे हैं कि अच्छा ये इसने इनको हराया, इसने इसको हराया। यही तो चीज होती है इतिहास। इतिहास को मतलब सिर्फ फैक्ट के रूप में देखें, ऐसे ही सिर्फ सीधी सीधी पढ़ रहे हैं तो याद नहीं होती, बैठती नहीं है दिमाग में। और ये क्लास, यदि ये 2 क्लास में आपको मैंने गुर्जर प्रतिहार करवा दिया, कठिन टॉपिक में आता है वैसे, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था थंबनेल पे जो पढ़ते हैं उससे अच्छी ही अंदर सामग्री मिलती होगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा आप सभी को पता है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करेंगे। आपसे भी निवेदन रहेगा कि एक बार जो है धुआंधार फैला दो, एक बार सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दो कि यहाँ पे भी क्लासेस चल रही है जहां पे बिल्कुल भी आर्थिक भार बढ़ने वाला नहीं है। तो ये प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और आप सभी से अच्छी उम्मीदें रखते हैं हम, क्योंकि आपकी उम्मीदें मुझसे, मेरी उम्मीदें आपसे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।